तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एच&एम टॉक्स, जहां आज हम प्राचीन द्वारका नगरी के रहस्य को खोजने के लिए एक रोमांचकारी यात्रा पर निकलते हैं। प्राचीन हिंदू धरोहरों के अनुसार द्वारका एक समृद्ध राज्य था जिसका शासन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो आज आप हमारे साथ जुड़िए और हम इन डूबे हुए अवशेषों का पता लगाने और एक पुरातात्विक यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तो चलिए। कृष्ण की लेजेंडरी द्वारका नगरी, जिसे एक और पवित्र नगरी कुशस्थली के स्थान पर बनाया गया था, और ये नगरी काफ़ी मॉडर्नली प्लान थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सी पोर्ट्स प्रेजेंट थे जहाँ पर अक्सर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। और हाँ दोस्तों, यह सिटी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक का प्रतिनिधित्व भी करती थी। यह 4 धाम इंडिया के 4 अलग अलग डायरेक्शंस में प्रेजेंट हैं और इन्हीं के आसपास श्री महान शिक्षक शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख केंद्र या फिर मठ का स्थापना किया हुआ था। कृष्ण ने इस नगरी को इसलिए बनाया था और उन्होंने अपनी राजधानी को मथुरा से इसलिए द्वारिका में शिफ्ट किया था क्योंकि जरासंध ने मथुरा पर नियमित रूप से आक्रमण किया था और कई बार पराजित होने के बाद भी जरासंध आक्रमण करता रहता था क्योंकि उसने एक प्रतिज्ञा ली थी। जरासंध की प्रतिज्ञा ये थी कि वह श्री कृष्ण पर तब तक आक्रमण करता रहेगा जब तक श्री कृष्ण की मृत्यु ना हो जाए। जरासंध की ये प्रतिज्ञा लेने का एक कारण था। जरासंध ने यह प्रतिज्ञा इसीलिए ली थी क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था और जरासंध कंस का जीजा था। जरासंध ने द्वारिका पर 17 से ज्यादा बार अटैक किया था दोस्तों, और एक टाइम पर लड़ने से थक जाने के बाद श्री कृष्ण ने वहां से भागने का सोचा और इसलिए उन्हें रणछोड़राय भी कहा जाता है। वहां से भागकर उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, यानी कि उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी थी। यह एक समृद्ध नगर था दोस्तों, जिसमें संस्कृति, समृद्धि और ज्ञान की भरमार थी। प्राचीन लेखों में इसकी भव्यता का वर्णन भी किया गया है, जिसमें शानदार महल, मंदिर और भीड़ भाड़ वाले बाजार शामिल थे। कहा जाता है कि कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की मदद से इस महान नगरी को बनाया था, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में वास्तुकला के देवता के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि गॉड ऑफ आर्किटेक्चर। द्वारका एक साधारण नगर नहीं था, बल्कि इसे मॉडर्नली प्लान्ड और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था दोस्तों। मुख्य नगर को घेरने के लिए 4 बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी, जहाँ पर लोग रहते थे और श्री कृष्ण रहते थे बेद द्वारका में। लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी तट का पूरा हिस्सा अचानक से गायब हो गया, साथ ही द्वारका, सोने का महान नगर भी। दुर्घटना के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। अब भयानक घटना विष्णु पुराण के पवित्र लेखों में भी लिखी गई है दोस्तों, जिसमें इट इज सेड दैट जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने इस दुनिया से विदाई ली, उसी दिन शक्तिशाली कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र उठ गया और द्वारिका को पूरी तरह से डुबा दिया। कलयुग, जिसे अब सामान्यतः आज का युग भी माना जाता है, वो हिंदी ऋषियों के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था दोस्तों। महाभारत में भी इसके ऊपर एक प्रॉपर इंसिडेंट लिखा हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रमुख शिष्य अर्जुन ने बोला है कि समुद्र ने अचानक से अपना कंट्रोल तोड़ दिया। वह शहर के अंदर सुंदर गली गलियों से बहकर शहर में सब कुछ को ढक दिया। इन सुंदर सुंदर इमारतों को एक एक करते हुए डुबाता गया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म कर दिया इस समुद्र ने। समुद्र अब एक झील की तरह शांत हो चुका, लेकिन शहर का ना कुछ पता था। द्वारका बस एक नाम बन चुका था और एक याद। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं द्वारिका नगरी के पानी में डूब जाने के कुछ कारण। सबसे पहला कारण, गांधारी के द्वारा दिया गया हुआ श्राप। द्वारिका नगरी का समुद्र में डूब जाने का एक मेन रीजन ये भी माना जाता है दोस्तों कि जो गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध, जिसमें गांधारी के सारे पुत्र और पोते मारे गए थे, गांधारी का उसमें मानना था कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का इसमें हाथ जरूर है। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के पश्चात श्राप दिया था कि एक दिन यादवों का भी वंश समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसी को एक मेन रीजन माना जाता है कि द्वारिका नगरी अंततः समुद्र में डूब गई थी। दूसरा रीजन, साइंटिफिक रीजन। तो चलिए दोस्तों, अब हम साइंस और वेदों की और पुराण की मदद से हम इसको समझते हैं। द्वारिका का उल्लेख हरिवंश में 24 बार किया गया है दोस्तों, जिसमें इस द्वीप के चयन और आकार के मेजरमेंट्स दिए गए हैं। इसकी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ इसकी शेप 12 योजन × 8 योजन की बताई जाती है। योजन एक प्राचीन भारतीय दूरी माप है जो 12 से 15 किलोमीटर का होता है। इससे हम द्वारिका शहर को 144 किलोमीटर या 188 किलोमीटर लंबा, 96 किलोमीटर टू 128 किलोमीटर विड्थ में मान सकते हैं। आज तक भारत के वेस्ट कोस्ट पे इतनी बड़ी ज़मीन कभी भी नहीं मिली है दोस्तों। इंडियन वेस्ट कोस्ट या फिर गुजरात के वेस्ट कोस्ट के आसपास सिर्फ ज़मीन का एक ही हिस्सा इतना बड़ा है जो हरिवंश में दिए हुए प्रॉपर लैंड मेजरमेंट से मिलता जुलता है, और ये डी कैवल हॉट रॉक के आसपास की एरिया में कहीं सिचुएटेड है।
हाई टाइड जोन और हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया हमेशा से मेन रीजंस माने गए हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया या तो डूब सकता है या तो ऊंचा उठ सकता है दोस्तों। गुजरात का वेस्टर्न कोस्ट हमेशा से हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है। यहाँ पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। 2001 में भी यहाँ पर इतना डेंजरस भूकंप आया था जिसका रिक्टर स्केल काउंट 8 से भी ज़्यादा था दोस्तों। ये अर्थक्वेक ना केवल लैंड मास पे अफेक्ट करते हैं बल्कि सी लेवल को भी सीरियसली अफेक्ट करते हैं। द्वारका के डूब जाने का मेन रीज़न यहाँ पे आया भूकंप भी कहा जा सकता है दोस्तों। एक बड़े रिनोन्ड रिसर्चर CP राजेंद्रन ने अपने रिसर्च में पब्लिश किया था कि एंशिएंट इंडिया में 3 सबसे बड़े भूकंप आए थे, जिसमें से एक वेस्टर्न कोस्ट के आसपास आया था, which resulted in high rising sea level and destruction of Dwarka city. It can be explained by कि उस टाइम इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट विच आर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडेड डिस्ट्रक्टिवली, जिसकी वजह से दी केबल और ड्रॉप बना और उस जगह पे बसी हुई द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रॉफ तो काफ़ी दूर है इंडिया के लैंड मास से, तो आपको बता दो उस समय इंडिया का लैंड मास ज़्यादा था। और ये रहा इंडिया का पुराना मैप जो कि दिखाता है कि उस टाइम इंडिया कितना बड़ा हुआ करता था। सो दोस्तों, द्वारिका की खोज के लिए पहला खुदाई काम 1963 में दक्षिण कॉलेज पुणे, भारतीय पुरातत्व विभाग और गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इस खुदाई का नेतृत्व पुरातत्वविद संकलिय द्वारा किया गया था, जिन्होंने बाद में खुदाई से संबंधित कई पुरातत्विक प्रमाण प्रस्तुत किए जो सीधे इस खोए हुए शहर से जुड़े हुए थे। डॉक्टर SR राव ने शहर में की गई खुदाई का प्रमुख नेतृत्व किया था, जिन्होंने लोथल में विश्वविख्यात पोर्ट सिटी सहित कई हड़प्पन स्थलों के खोज के साथ साथ भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के मरीन पुरातत्व केंद्र की संस्थापना भी की थी। उन्होंने खुदाई को भूमि पर और पानी के नीचे एक साथ 1983 के बाद शुरू किया था। 1981 से पहले मरीन पुरातत्व के लिए भारत के पास किसी भी खुदाई संसाधन की सुविधा नहीं थी, जिसे सामान्यतः उन्हीं सभी शहरों या मरीन गतिविधियों के लिए मुख्य दिक्कत माना जाता था जो हजारों सालों पहले मौजूद थे। द्वारिका उन्हीं शहरों में से एक है जो हजारों सालों पहले पानी में डूब गया था दोस्तों। 1981 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में एक मरीन पुरातत्व केंद्र की स्थापना हुई। यह मरीन पुरातत्व ने खोए हुए नगरी के प्रमाण खोजने के लिए एक रास्ता बनाया। एक महत्वपूर्ण मरीन पुरातात्विक खोज में भारतीय वैज्ञानिकों ने पश्चिमी तट के समुद्र तल के नीचे एक्सेलेंट ज्योमेट्रिक वस्तुएं खोजी जो हड़प्पन समय के उन स्थलों के समान थी दोस्तों। इस खोज का पता चला जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए बहुवैज्ञानिक पानी के नीचे के सर्वे में हजीरा के पश्चिम गुजरात में 9 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए कई एक्सेलेंट ज्योमेट्रिक वस्तुओं की छवियां मिली। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह पहली बार था कि इस तरह की स्थलों की रिपोर्ट हो रही थी गल्फ ऑफ कैम्बे में। यह महत्वपूर्ण है कि गल्फ ऑफ कैम्बे में पाए गए अंडर वाटर मरीन संरचनाएं हड़प्पन और प्री हड़प्पन के स्थलों के समान थी। कुछ इमेजेस इस क्षेत्र को वेल्डेड हाउस बेसमेंट के साथ जंगली भूमि और रेत की तेंदी द्वारा 30-40 मीटर गहराई के पानी में लाइनबद्ध करती दिखाई दी थी दोस्तों। कई जगहों पर चैनल जैसी विशेषताएं भी दिखाई दी, जिससे इस क्षेत्र में संभावित ड्रेनेज सिस्टम होने का अस्तित्व भी मिला था। द्वारिका में की गई एक बड़ी खुदाई के दौरान अनप्रेडिक्टेबली दोस्तों वहां से विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली थी। महाभारत में कहा गया है कि प्राचीन द्वारिका के लोग विष्णु भगवान के भक्त थे। इस मूर्ति की जब कार्बन डेटिंग की गई तो हमें मालूम पड़ा कि यह मूर्ति तो 4 से 5 हजार साल पुरानी है, अर्थात महाभारत के समय की। इस विशाल नगरी की लंबाई 5 मील और चौड़ाई 2 मील थी, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि यह जमीन का हिस्सा प्राचीन अवशेष जो कि 4 से 5 हजार साल पुराने हैं उस समय का है। लेकिन उससे भी बढ़कर जब कंबे के गल्फ के नीचे से जो अवशेष मिले उसका कार्बन डेटिंग किया गया दोस्तों, तो वो तो 9000 साल पहले से भी निकला दोस्तों। प्राचीन वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति या सभ्यता का इतिहास करीब 4 से 5 हजार साल पुराना है, लेकिन हमें जो अवशेष मिले वो तो 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि शहर का अस्तित्व बाढ़ के समय से पहले का होना चाहिए, अर्थात कम से कम 9000 साल पहले का। कंबे गल्फ के पानी के नीचे स्टोन वॉल्स, रोड नेटवर्क और सी पोर्ट्स के भी सबूत मिले थे दोस्तों। समुद्र के 40 मीटर के नीचे 2000 से भी ज्यादा वस्तुएं मिली थी और इनका क्षेत्रफल 9 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था दोस्तों। वहाँ आयताकार इमारतें, स्नान सुविधाएं, भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा प्रयुक्त सिंगीले पत्थर के उपकरण, टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े, आभूषण और मानव के जबड़े या दांत भी मिले थे दोस्तों। प्रॉपर सील्स भी वहाँ पर प्राप्त हुई थी, जिन पर एक डियर जैसी आकृति बनी हुई थी जिसके 3 सिर थे। इस समय ये मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग कितने एडवांस थे कि वो ऐसी सील्स का उपयोग किया करते थे। ओशन के नीचे मिले यूटेंसिल्स या पॉटरी एक ज्योमेट्रिक अवशेष है।
इससे यह परिणाम प्राप्त हुआ कि महाभारत में द्वारिका की सुंदर राजधानी मात्र एक कल्पना नहीं है दोस्तों, बल्कि वो एक वास्तविकता थी जो वहां पर मौजूद थी। एक बड़े विद्वान नंदिता कृष्णन ने कहा है कि खुदाई के परिणाम स्वरूप इन रुइंस को कृष्ण की खो गई द्वारिका नगरी के अवशेषों के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों। डॉक्टर SR राव ने भी कहा है दोस्तों कि ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन भारतीय इतिहास को लाइमलाइट में लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, और ये एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को कि हमारी सभ्यता कितनी महान हुआ करती थी, कि वहाँ के लोग इतने एडवांस थे जितने आज भी नहीं है दोस्तों। द्वारिका एक तीर्थ स्थान है दोस्तों, जो कृष्ण के खोए गए प्राचीन नगर के स्मरण का स्थान है, और यह सभी कृष्ण भक्तों के लिए काफ़ी आस्था केंद्र है। शहर में भगवान कृष्ण को समर्पित एक शानदार द्वारकाधीश जगतपति मंदिर है। खुदाई के काम के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिर के नीचे और आसपास कई पुराने निर्माणों की परतें पाई। जाहिर है यह मंदिर कुछ और पुराने निर्माणों के ऊपर बनाया गया हुआ था। इसके अलावा समुद्र तल से लगभग 3 से 10 मीटर तक की गहराई पर भी पानी के नीचे खंडहर मिले हैं, जहां आज की द्वारिका नगरी स्थित है, जो कि देवभूमि द्वारिका जिले में आती है। द्वारिका खोदना क्यों बंद हो गया था दोस्तों? द्वारिका के नीचे समुद्री पुरातत्व खोदना 1981 के बाद 20 साल तक निरंतर चलता रहा, लेकिन 2001 के बाद यह बंद हो गया, और इसके पीछे की वजह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा रुचि की कमी थी। कहा जाता है कि कुछ समूह थे जो खोदने की इसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, और यह दावा है और स्पष्ट भी हो गया है क्योंकि RTI के बाद प्राप्त जवाब बड़े संवेदनशील थे। सर्टेन मिनिस्ट्रीज का ये जवाब था कि उन्हें उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी ही नहीं थी जो डॉक्टर SR राव ने प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार डॉक्टर SR राव ने खोदने के लिए 14 करोड़ का बजट मांगा था। एक बात याद रखनी चाहिए कि इसके पीछे प्रेरित कर्तव्यशील खुदाई विज्ञानी डॉक्टर SR राव के कारण ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने मरीन आर्कियोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला था। और 14 करोड़ की राशि खोदने के लिए इतनी बड़ी राशि भी नहीं है दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं। इससे ज्यादा धन कई अन्य खुदाई में सरकार ने खर्च किया है। बंद होने के बाद 2007 से खुदाई फिर से शुरू हुई, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी समर्थन और धन उपलब्ध ही नहीं किया गया था दोस्तों। राज्य सरकार या केंद्र सरकार में इंटरेस्ट की कमी सच्चाई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जो सच्चाई हमें सिर्फ खुदाई के माध्यम से ही पता चल सकती है दोस्तों। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। पीस।